होपफुली दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर बायोस्टैटिस्टिक। अभी तक आप डेटा, उसकी टाइप्स, उसके स्केल्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये सब पढ़ चुके हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। रीज़न बिहाइंड शोइंग यू दिस चार्ट इज़ आपको पता चल जाए कि स्टैटिस्टिक की दो टाइप्स होती हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी है इन्फ्रेंशियल, या फिर आप इसी को एनालिटिकल भी कह सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या आप पढ़ चुके हो। साथ आप पढ़ोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आज इस लेक्चर में। तो आज आप अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कंप्लीट कर लोगे। एंड सेकेंडली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। पॉइंट मेरा ये है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे इसमें से कि फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो किस स्टैटिस्टिक के टाइप के अंडर आएगी, तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्रेंशियल। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हो? बेसिकली आप कैलकुलेशन कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, आखिर में अपने डेटा को, रिजल्ट को एनालाइज करना वो इन्फ्रेंशियल में होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आप मेनली आपका डेटा कलेक्शन का वर्क होगा, कैलकुलेशन का वर्क होगा, बाद में उसको एनालाइज करना कि जो आपने कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला वो बेसिकली क्या है, आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, वो होता है इन्फ्रेंशियल। ठीक है, तो आज हम कवर कर लेंगे, अब कंप्लीट कर लेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव को, और हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो स्टार्ट करेंगे और पहले हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अब आपके सामने मैंने एक डेटा लिख दिया है बहुत इजीली। अभी इसी डेटा में आप फाइंड कर लोगे मीन, मीडियन और मोड, और साथ आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी सेंट्रल टेंडेंसी की। देखिए, जब भी मैं आपसे कहूँ कि मुझे मोड फाइंड करके दो, आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे बहुत ईजिली बता दोगे कि 25 और 25 रिपीट हुआ है, तो हमारे इस डेटा में मोड कौन हुआ? 25। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे इसमें मीडियन फाइंड करके दो, मीडियन क्या है? जो भी मिडिल वैल्यू होती है आपके डेटा की। तो 1 2 3, 1 2 3, मिडिल में कौन है? 19 है, तो इस डेटा का मीडियन कौन होगा? 19। मोड फाइंड हो गया, मीडियन फाइंड हो गया। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे मीन फाइंड करके दो, आप क्या करोगे? आप इस पूरे डेटा को प्लस करोगे, साथ आप ये देखोगे टोटल आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड कर दोगे 7 से। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो मीन कहलाएगा, और उसे एवरेज भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आप ये 3 मेजरमेंट करते हो, या तो आप मीन फाइंड करते हो, या मीडियन फाइंड करते हो, या मोड फाइंड करते हो। अभी आगे चल के इन डिटेल भी आपको बताऊंगी, मगर मैं पॉइंट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी में आप फाइंड क्या करते हो? आप फाइंड करते हो समरी ऑफ सेट ऑफ डेटा। ये कौन है? मीन या फिर एवरेज, कि सारा का टोटल कर दिया, आके में डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपको एक समरी मिल जाएगी कि ये डेटा इस नंबर के करीब है। तो एक समरी मिल जाना मीन होता है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ये क्या है? मीडियन। तो जो भी मिडिल में पॉइंट है 19 था, एक सेंट्रल पॉइंट था ना, तो हमने बोला वो मीडियन है। और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू वो कौन सी थी? 25, जो रिपीट हुई थी, तो वो था मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? उसमें आप क्या करते हो? समरी फाइंड करते हो अपने डेटा की, सेंट्रल पॉइंट फाइंड करते हो, और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो? मेजर ऑफ सेंटर या फिर सेंट्रल लोकेशन। देखिए, द पॉइंट इज, अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे नंबर्स लिखे थे, इवन आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या लिखा था, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं उन सबको प्लस करती और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 7 करती, क्योंकि 7 टोटल थे वो नंबर्स। ठीक है, अब जो मेरे पास आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आंसर आया 24। अब 24 मुझको ये बता रहा था कि मेरा जो डेटा था वो 24 के करीब था, क्योंकि मैंने उसका एवरेज जब लिया, उसका जब मीन फाइंड किया 24 आया। तो सेंट्रल टेंडेंसी आपको ये बताता है कि जो भी डेटा आपके पास है उसमें सेंटर जो लोकेशन है, एक नंबर जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देगा, वो कौन सा है, तो वो आपका कहलाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें आप फाइंड करोगे मीन, मीडियन, मोड। अब मैं आपको डिटेल में फाइंड करना सिखाती हूँ कि डिफरेंट एग्जांपल्स में आपकी मीन, मीडियन या मोड होंगे, तो आप उन्हें कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन से। मीन बोलें, एवरेज बोलें, हम सबको पता है, हमने बहुत बार किया है कि एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी सीख लेते हैं। देखें, आपने क्या करना होता है, आपने सारी वैल्यूज़ को सम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये डेटा गिवन है। डेटा क्या है? ये कि एक एग्जाम हुआ है जिसके बाद पीजीज़ का स्कोर इतना है। तो आपको कितने पीजीज़ हैं यहाँ पे? टोटल 7 पीजी हैं, और 7 पीजीज़ का आपको ये मार्क्स दिख रहे हैं, 50 30 70 60 40 20 एंड 40। ठीक है, अब ये हर पीजी के मार्क्स यहाँ पर हैं। तो मार्क्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटली वैल्यूज़ कितनी है? 7 है, तो डिवाइड कर दिया मैंने 7 से, आंसर आया 44.3। ये मीन मुझको ये बता रहा है कि जो पीजीज़ का स्कोर है वो ऑलमोस्ट 44.3 है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये आप करते हो मीन को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे भी आप नोट करो, आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिवन है 10 इंडिविजुअल्स का, तो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन आपके सामने हैं। क्या करोगे? सबसे पहले सबको प्लस कर लोगे। जब सबको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 8 1 10। फिर उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल कितनी आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिख रहे हैं? 10 पर्सन्स के दिख रहे हैं, तो आपने डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक है, आंसर आया 81। 81 आपको बता रहा है कि ये जितने भी आपके इंडिविजुअल्स थे उनका जो ब्लड प्रेशर था डायस्टोलिक, वो ऑलमोस्ट अराउंड 81.0 है ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। मीन को आप डिनोट कैसे करते हो? आप इसको डिनोट करते हो विद द एक्स बार।
और साथ आपको इसका ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर मैं आपको अलग से दिखा दूँ तो एक्स बार, इसकी मीनिंग क्या है, मीन, ये मीन का सिंबल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मीन का, समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक्स की मीनिंग होती है ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करो, ठीक है। प्लस समेशन की मीनिंग होती है प्लस करना, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करो। और एन की मीनिंग होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो ये आपका है एक समेशन एक्स और साथ ये है आपका एन, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा वो आपका होगा एक्स बार मीन्स आपका मीन होगा। अभी तो आपने सीख लिया। पॉइंट मुझे आपको ये बताना है कि आपके पास डेटा दो टाइप का होता है, एक कहलाता है अनग्रुप डेटा, दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अभी जितना भी आपने देखा ये सब अनग्रुप डेटा था, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हम बात करते हैं जब आपको ग्रुप डेटा मिलेगा तो उसमें आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले तो ये समझो कि ग्रुप डेटा क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट करो, इस टेबल को देखो, आपको यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रुप में वैल्यूज गिवन है कि 3 to 5 पाउंड्स के जो बेबीज़ हैं वो टोटल 8 हैं। सिमिलरली 9 to 11 पाउंड्स के जो बेबीज़ हैं वो 18 हैं। तो आपको ये ग्रुप डेटा मिला है जिसमें आपको वैल्यूज़ मिली इन ग्रुप्स। ये 3 to 5 का एक ग्रुप है, 11 13 का एक ग्रुप है। अब ऐसे में आप मीन कैसे फाइंड करोगे? बहुत ईज़ी है, मैं आपको सिखाती हूँ। अब इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला सबसे आपसे पहले कह रहा है एफ इंटू एम, इसको जूम कर देती हूँ। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपसे कह रहा है एफ इंटू एम मीन्स फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो एम से। अब एम क्या है, एम मीन्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हो, 3 to 5 के बीच में मिड नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। 5 to 7 के बीच में कौन सा होगा, 6 होगा। 9 to 11 के बीच में कौन सा होगा, 10 होगा। तो आपने सबसे पहले तो इस तरह मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है विथ एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू एम करेंगे, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला आपसे कहता है, ठीक है। एफ इंटू एम करो, 8 इंटू 4 होता है 32, 25 इंटू 6 होता है 150, 45 इंटू 8 होता है 360। ऐसे करके सारी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करके पीछे क्या लिखा हुआ है, समेशन। समेशन की मीनिंग क्या होती है, ऐड कर देना। तो सारी फ्रीक्वेंसी का जो भी आंसर है उसे ऐड करो, आंसर आ रहा है 770। इतना हो गया। फिर आपका फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, फॉर्मूला आपसे कहता है, अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करूँ, तो फॉर्मूला आपसे कहता है डिवाइड करो एन से, एन से डिवाइड करना है। एन क्या होंगी, आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी है एन आपका, 100 है। 8 बेबीज़, 25 बेबीज़, 45 बेबीज़, टोटल 100 बेबीज़ थे जिनका हम वेट चेक कर रहे थे। तो फिर हमने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया। और अब हमने जब 770 को डिवाइड करा एन से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो जो आंसर आया वो आया 7.7 पाउंड। अब 7.7 पाउंड मुझको ये बता रहा है कि जो मीन वेट है बेबीज़ का वो 7.7 पाउंड है, ठीक है। तो जी आपने सीख लिया मीन फाइंड करना, अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तब भी, अनग्रुप डेटा हो तब भी। अनग्रुप तो बहुत ही आसान है, दोनों फॉर्मूलाज को अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। अनग्रुप तो भाई बहुत ही आसान है। तो अनग्रुप के लिए क्या करोगे, समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये तो है फॉर अनग्रुप। ग्रुप के लिए क्या करोगे, ग्रुप के लिए भी बहुत ईजी है। तो जी आपने यहाँ पे लिखा समेशन एफ इंटू एम डिवाइड कर दिया विद एन। ये है आपका फॉर्मूला फॉर द ग्रुप डेटा। होपिंग कि आपको मीन फाइंड करना आ गया। चलें जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके डेटा में मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। अब अगेन आपको यहाँ पे मार्क्स गिवन है पीजीज के आउट ऑफ 100, ठीक है। कि भाई 100 में से एक पीजी के 50 आए, दूसरे के 30 आए, 70 आए, 60 आए, 40 आए, 20 आए, 40 आए। दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका जितना भी डेटा है उसको आपने ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नोट करो, सबसे लोएस्ट कौन सा है, 20 है, 20 लिखा। फिर 30 है, ओके 30 लिख दिया। 40 है, 40 लिख दिया। 42 टाइम है तो 2 टाइम लिखा। फिर 50 60 70 लिख दिया। आपने पहले अपना जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसके बाद एक ट्रिक होती है कि आप कट करते जाओ। 20 को कट करा, 70 को कट करा, ठीक है। 30 को 60 को कट करा, 40 को 50 को कट करा। लास्ट में क्या बच रहा है, 40। तो 40 ही मेरा मीडियन है। सो मीडियन इज नथिंग बट मिडिल मोस्ट वैल्यू। अच्छा, अब आपने ये वाला मीडियन कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इस दूसरी एग्जाम्पल को नोट करो। आपके पास ये है ऑब्जर्वेशन। अगेन पीजीज के स्कोर हैं 50 70 60 40 20 एंड 40। पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 20 40 40 50 60 70 लिख लिया ऑर्डर में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कट करते जाएंगे। 20 70 कट, 40 60 कट, 50 एंड 40 कट। आपके पास तो आपकी मिडिल वैल्यू बची ही नहीं। अब इसमें आप कैसे मिडिल मोस्ट वैल्यू फाइंड करोगे। तो सिंपल है, आप क्या करते हैं, आपके लास्ट के जो मिडिल के नंबर बचते हैं, जैसे 40 और 50 बचे थे ना, तो पहले तो आपने कट करते जाना है, कट करते गए, कट करते गए। अब लास्ट के 2 जब बचे तो आपने उनका एवरेज ले लेना है। हमने 40 50 को प्लस करके उसका एवरेज लिया, आंसर आया 45। तो अब ये मीडियन है आपका इस डेटा का। तो जी जब भी आपके पास ऑड नंबर होता है टोटल वैल्यू का, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7 इज द ऑड नंबर।
ठीक है, अभी ऑड है। तो अब जब भी आपके पास ऑड नंबर होता है तो आपके पास बीच में मिडिल में कोई बच जाता है और आप उसको मिडिल मोस्ट वैल्यू कह सकते हो। लेकिन जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास इवन नंबर हो, अब 1 2 3 4 5 6 6 तो इवन नंबर है। अब इसमें 3 एक जगह से कट हो जाएँगे, 3 दूसरी से कट हो जाएँगे, मिडिल में कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे में हम मिडिल की जो 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उनका एवरेज ले लेते हैं, जैसे हमने इनका लिया और फाइंड कर लिया मीडियन। होपिंग कि आपको मीडियन भी फाइंड करना आ गया। मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू है जब भी आप किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, ठीक है। ऑड नंबर होंगे तो आपने सिंपली मिडिल मोस्ट वैल्यू का कैलकुलेट कर लेनी है। अगर इवन नंबर होंगे तो आपने 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू का एवरेज लेके मीडियन कैलकुलेट करना है। ईजी। कमिंग टू मोड, मोड भी बहुत ईजी है। मोड आपको क्या कहता है कि वो वैल्यू जो रिपीट हुई है। अब इस डेटा में आप देख लो, पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो 20 30 40 40 50 60 70 लिख दिया। कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 40 रिपीट हुआ है। ओके, 40 इज योर मोड। दूसरा सिचुएशन देखो, इसके अंदर आप नोट करो 40 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 20 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो पहले तो आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसके बाद फिर आपने बोल दिया कि ये आपका बाय मॉडल है, इसमें 2 मोड्स हैं, 20 भी और 40 भी, क्योंकि वो दोनों ही रिपीट हुए हैं। ठीक है जी। तो ऐसे आप मोड फाइंड कर सकते हो। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू। तो जो आपकी मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी उस डेटा में, वो आपकी मोड कहलाएगी। और किसी भी डेटा के पास मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है, जैसे आपको 20 40 एग्जाम्पल में दिखा। तो जी, अभी तक आपने पढ़ लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें भी आपने पढ़ लिया मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इन तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आप सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करते हो, फिर डिवाइड बाय 2 करते हो, तो आप सारी ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करते हो मीन में। ठीक है, बहुत ही ईज़ी है मीन को कैलकुलेट करना और उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। किसी भी टाइप की जो फ्लक्चुएशन होती है, उससे वो लीस्ट फैक्टर होती है, वो स्टेबल होती है और आपको इसमें डेटा को अरेंज करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली प्लस करो, डिवाइड 2 करो, मीन मिल जाएगा। तो ये तो भई आपके मेरिट हो गए मीन के। अब अगर इसकी डीमेरिट की बात करें, इट कैन ओनली बी यूज़्ड फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा, तो आप इसको कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मीन, आप उनका मीन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अब इस पॉइंट को समझना। मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे इस डेटा का मीन फाइंड करके दो। डेटा है 10 20 30 40। दूसरी तरफ डेटा है 10 20 30 40 एंड देन 300। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ इन दोनों डेटा का मुझे मीन फाइंड करके दो। चलें अब फाइंड करो। क्या करेंगे? सबसे पहले इन सबको प्लस कर देंगे, तो 10 + 20 30 30 30 60 16 40 100 100 लिखेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखेंगे, तो 1 2 3 4 4। इसको अगर हम कट करेंगे तो आंसर आएगा 25। क्या आंसर आया है? 25। ये आंसर आपने याद रखना है, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट डेटा, वही प्रोसेस सेम होगा। 10 + 20 30, इसको टोटल 100 आएगा और 100 + 300 400। ओके, 400 है। डिवाइड करूँगी टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा। सो 5 1 5 8 40 0, तो 580। अब मेरा आंसर क्या आया है? 80। ये सॉल्व करवाने का एक रीज़न ये है कि आपको पता चल जाए कि दोनों का डेटा कितना सेम था। पूरा यहाँ पे ये पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, लेकिन सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई, 300। सिर्फ उस एक्सट्रीम वैल्यू के ऐड होने की वजह से क्या हुआ, मीन जो 25 आ रहा था वो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो जब भी आप मीन फाइंड कर रहे होते हो, अगर आपके डेटा में इस टाइप की एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वही सेम डेटा आपको 25 दे रहा था, लेकिन उस सेम डेटा में सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू के ऐड होने की वजह से जो आपका मीन है वो कितना हाई हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए वहाँ पे लिखा है कि जो मीन का डीमेरिट है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो तभी ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। अनरियलिस्टिक होती है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अगर मैं कहूँ आपको याद क्या रखना है, तो याद आपको ये रखना है मीन का मेरिट कि इट इज़ ईज़ी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, और इस सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड आपका आंसर होता है। आप किसी भी आंसर को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी वैल्यू को स्किप नहीं कर रहे होते, ना ही आपको इसमें डेटा को अरेंज करने की नीड है। लेकिन इसका डीमेरिट है कि इसके अंदर आप एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो और इसमें आप क्वांटिटेटिव डेटा के अलावा और किसी डेटा का मीन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। मीन डन हो गया। अब बात करेंगे मीडियन की। मीडियन का क्या लिखा है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। क्यों? अगर इसी डेटा में, अगर मैं इसको यही डेटा आपके सामने वापस लिखूँ तो 10 20 30 40 एंड देन 300। आपसे कह रही हूँ मीन फाइंड करके दो। कट 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 30 30 इज़ योर मीडियन। क्या आपका मीडियन इस लीस्ट वैल्यू से अफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर आपको आसपास एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी हैं तो मीडियन जो होता है वो वही रहता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू के ऐड होने की वजह से जो मीडियन होता है उसके आंसर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसका एक मेरिट है। दूसरा मेरिट ये है कि इसको आप यूज़ कर सकते हो, आप क्वांटिटेटिव के लिए भी फाइंड कर सकते हो मीडियन, और क्वालिटेटिव के लिए भी मीन फाइंड कर सकते हो। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल है, तो ये आपका मीडियन के लिए है।
इसका बस एक ही डिमेरिट आप याद कर लो कि इसमें आपको डेटा को अरेंज करना पड़ता है, सिंपल। और भी चाहो तो याद कर सकते हो कि इसमें सारे डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि आप बस एक मिडिल वैल्यू फाइंड करके दे दोगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि किसी डेटा है, उसका उसका मीडियन 30 है, तो इससे मैं गेस नहीं कर सकती कि आस-पास के जो नंबर होंगे, वो कितने लोवेस्ट होंगे या कितने हाईएस्ट होंगे। अब 30 के अलावा डेटा में 300 भी है और 10 भी है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ इस मीडियन की वजह से मैं इसको गेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप इसमें सारे डेटा को लेते नहीं हो, सिर्फ़ 20 से एक मिडिल मोस्ट वैल्यू बता देते हो। इसके अपोज़िट आप क्या करते हो, मीन में सारी ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेते हो, तो ये इसका मेरिट है। लास्टली आपके पास बचता है मोड। मोड के लिए क्या है कि ये भी इसको भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। कितनी ही एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो, जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा, आप उसको लिख दोगे कि भाई 22 टाइम्स है, तो ये मोड है। इसको भी आप फॉर बोथ टाइप ऑफ डेटा यूज़ कर सकते हो और इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। तो बस ये कुछ-कुछ आपके मेरिट, डिमेरिट इनको रीड कर लेना, और मैं एक्सप्लेन नहीं करी वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन।